गुड इवनिंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं और ये जो 50 क्वेश्चंस है उसके आगे का 51 से लेकर 100 तक हम उसके आगे का डिस्कस करेंगे। सेकंड सेमेस्टर को क्यूरिकुलम बीए बीएससी बीकॉम। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस हमने कर चुका है, जिसको हमारे यूट्यूब पर जा करके 1 से लेकर के 50 तक का वीडियो देख सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे 51 से आगे के क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस हैं जो कि को करिकुलम का सभी स्टूडेंट्स को कंपलसरी है। इसमें भी उतना इंपॉर्टेंस से पास होना जितना अदर सब्जेक्ट्स में। ध्यान रहे ये ऑब्जेक्टिव होता है, अगर आप बहुत सावधानी नहीं बरतेंगे तो इसमें बैक लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और पेपर हमने ऑलरेडी बता चुका है कि टफ होता है क्योंकि बहुत सारे मेडिकल टर्म्स आ जाते हैं। नाउ हम मूव करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आग लगने की स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए? व्हाट शुड नॉट बी डन इन केस ऑफ फायर? ऑप्शन फर्स्ट, सभी लाइटों को स्विच ऑन करें। तो 51 का यही नहीं करना हमको चाहिए। ध्यान रहे ये नहीं करना पूछा है। सभी खिड़कियां खोलने की कोशिश करें, ये तो सही है, आग लगने पर खोलना ही चाहिए। बिल्डिंग को तुरंत छोड़ दें, ये भी सही है। तो मतलब अगर 51 का हम देखें तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? आग लगने पर स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52, हड्डियों के साथ किस प्रकार की चोट हो सकती है? हड्डियों के साथ किस प्रकार की चोट हो सकती है? तो फ्रैक्चर, या ये भी बात सही है, जोड़ उखड़ना, ये भी बात सही है, मोच, ये भी। तो 52 का डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी हड्डियों। विच इंजरी कैन अकर्स विद बोन्स, बोन में फ्रैक्चर आ सकता है। जोड़ उखड़ना डिसलोकेशन बोलेंगे, स्प्रेन, तो मतलब 52 का डी, सभी चीज़ें हड्डियों में हो सकती हैं। ठीक है, नाउ 53 क्वेश्चंस। निम्न में से कौन सा सबसे खतरनाक है? निम्न में से कौन सा सबसे खतरनाक है? गर्दन व रीढ़ की हड्डी की चोट, फ्रैक्चर, जोड़ उखड़ना, खिंचाई। यूँ तो खतरनाक सभी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा हुआ, सबसे ज़्यादा क्या? गर्दन व रीढ़ की हड्डी की चोट। ध्यान रहे हड्डी जो बोन हमारी है ये स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम से अटैच होता है, तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इससे जुड़े होते हैं रीढ़ की हड्डी से। तो ये न्यूरॉन्स में चोट लग जाएगी ना तो आपका कोई ना कोई बॉडी का कनेक्शन छूट जाता है। जैसे अभी पीछे बैकबोन जो हड्डी जो रॉड जैसा दिख रहा है उसमें नर्वस सिस्टम के तार जैसे जुड़े रहते हैं न्यूरॉन्स। तो अगर डिसकनेक्शन उसमें चोट लग जाएगी तो पता चला हाथ ही नहीं उठे, पैर ना उठे। तो इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चोट है वो कहाँ की है? नेक एंड स्पाइन इंजरीज। ठीक है, तो ऑप्शन 53 का ए हो जाएगा। नाउ 54 की तरफ मूव करते हैं। एक घाव से बहते रक्त को किस प्रकार रोक सकते हैं? अब सपोज करो चोट लगी तो कैसे रोकेंगे? दबाव पट्टी लगा करके। 52 का डी हो जाएगा। एंटीसेप्टिक क्रीम तो चोट पर लगाएंगे लेकिन उससे खून नहीं रुकेगा। कोल्ड ड्रिंक ये भी नहीं, सरसों का तेल ये सब भी नहीं। तो हम किसी भी चोट लग गई है तो उसमें रक्त को जो बह रहा है खून उसको कैसे रोकेंगे? दबाव पट्टी या जिसको बैंडेज बोलते हैं उसको लगा करके उसको बांध देंगे ताकि ब्लड लॉस ना हो बॉडी से। 55 की तरफ मूव करेंगे। मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक को इसकी सहायता से हटाया जा सकता है। किसकी सहायता से बच्चा? अब देखिए स्टेरलाइज्ड नीडल्स। अगर मधुमक्खी काट ली है तो हम उसको कैसे हटाएंगे? स्टेरलाइज्ड नीडल से, जिसको बीज संक्रमित सुई भी बोलेंगे। ठीक है, तो बाकी सुई से नॉर्मली लोग हटाते थे, ये भी ब्लेड, ये चिमटी, लेकिन सबसे बड़ा स्टेरलाइज नीडल्स, ताकि उसमें इन्फेक्शन वगैरह हम जब उस नीडल से निकालें तो हमारे ब्लड के टच में भी आ सकता है, तो हमारे ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह ना हो, इसलिए किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टेरलाइज्ड नीडल का मतलब कि स्प्रिट वगैरह से धुली हुई सुई हो और उस पर कोई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो सुई में। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेन इज। स्ट्रेन का मतलब है खिंचाव। खिंचाव क्या है भाई? मांसपेशियों का अत्यधिक खिंच जाना, जिससे कभी कभी मोच आ जाती है। ठीक है, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स को स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या आ जाती है? मोच आ जाती है। ठीक है, तो ये 56 का हो जाएगा बी ऑप्शन, जिसको खिंचाव बोलते हैं। मोच आ जाने को क्या बोलेंगे? खिंचाव बोलेंगे। ठीक है, नाउ 57 की तरफ मूव करेंगे। कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल हैं लेकिन कुछ टफ भी हैं। सड़क पर हमें कहाँ चलना चाहिए? ये तो नॉर्मल सी बात है, फुटपाथ पर। 57 का डी पर, मध्य में नहीं, जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं, केवल वाहन द्वारा जाए नहीं, फुटपाथ पर मतलब किनारे हमें चलना चाहिए। बहुत छोटे घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा है। नॉर्मल अगर खरोच रोच लग गई तो क्या करें? नॉर्मल खरोच रोच लग गई तो उसमें क्या करेंगे? सामान्य पानी व साबुन से धोना। ठीक है, और
ये सब नहीं होगा। और गर्म पानी से भी नहीं, कैसे पानी होना चाहिए, वॉशिंग विद नॉर्मल वाटर एंड सॉप, ताकि उसमें से जो गंदगी है या इन्फेक्शन है वो हट जाए। ठीक है, तो 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नौ, बिजली द्वारा जलने की स्थिति में, सपोज दैट कि अगर हम बिजली से जल जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें करना क्या चाहिए, हड्डी के फ्रैक्चर को जांच करेंगे, ये नहीं। और इसके साथ साथ में हमें क्या करना चाहिए, जलीय स्थान को ठंडा करेंगे। 59 का ये भी नहीं, 59 का जलीय स्थान को ठंडा करेंगे, मतलब अगर कैसे भी तरीके से जलन अगर हो गई है तो इसमें अगर सबसे अप्रोप्रिएट देखो तो ए नहीं, ऑप्शन 59 का बी होगा, जलीय स्थान को ठंडा करेंगे। श्वसन की जांच करेंगे, ये सब तो बात की बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कूल द बर्न्ड एरिया, जो जला हुआ जगह उसको हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठीक है, तो 59 का बी ऑप्शन। नाउ, आपातकालीन स्थिति में आप क्या करेंगे। आपातकालीन का मतलब इमरजेंसी में, इमरजेंसी है तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर को बुलाने से पूर्व प्राथमिक चिकित्सा देंगे। गिव द फर्स्ट एड बिफोर कॉलिंग अ डॉक्टर, 60 का डी होगा। रोगी को जांचने से पूर्व डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, डॉक्टर को फ़ोन करिए भी तो भी पहले इलाज ज़रूरी है, प्राथमिक चिकित्सा देंगे। ठीक है, तो रोगी की जांच, डॉक्टर को बुलाएं, समस्या को स्वयं पहचानने के पर, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन जो ज़रूरी है क्या, पहले हम उसको प्राथमिक चिकित्सा दें रोगी को, ताकि वो उसको आराम मिले। जब तक डॉक्टर आ रहा है तब तक आप भी उससे पहले ही प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं, न तो इससे हम पेशेंट्स की जान बचा सकते हैं। तो डॉक्टर्स को बुलाने से पूर्व प्राथमिक चिकित्सा देंगे, ऑप्शन डी होगा। 61 की तरफ मूव करेंगे। कौन ताप थकान के प्रति अति संवेदनशील है, अति संवेदनशील। ठीक है, अब जरा देखो, ताप का मतलब कि हीट के प्रति कौन ज़्यादा संवेदनशील होगा, बुजुर्ग व्यक्ति, छोटे बच्चे, केवल महिलाएं, किशोर। तो नहीं, छोटे बच्चे। कौन होंगे, छोटे बच्चे। ठीक है, तो ताप या हीट के प्रति अति संवेदनशील कौन होंगे, छोटे बच्चे। एक बेहोश व्यक्ति है, सपोज करो कोई व्यक्ति है वो बेहोश हो गया, तो हम क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। निर्देशों के प्रति बेसुध हो जाता है, कुछ निर्देशों का पालन कर सकता है, अपनी आंखें खोल सकता है। तो 62 की तरफ देखो, निर्देशों के प्रति बेसुध हो जाएगा। अगर कोई बेहोश व्यक्ति है तो उसको आप जो भी निर्देश देंगे उसको समझ ही नहीं आएगा, तो 62 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बेहोश हो जाने के बाद तो समझ ही नहीं आता है, तो वो निर्देशों के प्रति आप बोलेंगे हाथ ऊपर करो तो वो कैसे करेगा, क्योंकि वो बेहोश व्यक्ति है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निर्देशों के प्रति बेशुद्ध हो जाता है, 62 का बी। नाउ 63 की तरफ मूव करेंगे। बेहोशी का कारण है, बेहोशी का कारण है। अब बेहोशी का कई कारण हो सकते हैं, सिर में चोट लग सकता है, सदमा, रक्त में जहरीला पदार्थ, तो डी हो जाएगा। ध्यान देंगे उपर्युक्त सभी, क्योंकि बेहोश होने के कई कारण हो सकते हैं, हीट भी हो सकता है, शॉक, पॉइजनस सब्सटेंसेस फूड में, तो किसी भी कारण से बेहोश हो सकते हैं हम, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी 63 का। नाउ 64 जरा देखेंगे। अतिसार का कारण, कॉजेज ऑफ डायरिया, डायरिया दूषित जल से होता है, असुरक्षित भोजन से होगा, बासी भोजन से, उपर्युक्त सभी, तो ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन होगा। कॉजेज ऑफ डायरिया, कंटामिनेटेड वाटर, यस। अनसेफ वाटर, फूड, यस। स्टेल फूड, यस। तो नाउ 64 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, इन केस ऑफ अ टिक बाइट, अगर सपोज करो कि टिक बाइट की स्थिति में क्या करेंगे, टिक को चिमटी से हटाएंगे, टिक को उंगलियों से हटाएंगे, टिक को घुमाकर हटाएंगे, टिक को हटाने के लिए झटका देंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 65 का, रिमूव टिक्स यूजिंग ट्वीजर्स, रिमूव टिक को चिमटी से हटाएंगे। ठीक है, इन केस ऑफ टिक बाइट्स रिमूव टिक्स यूजिंग ट्वीजर। ठीक है, तो ए ऑप्शन 65 का। नाउ 66 की तरफ मूव करेंगे। 66 कह रहा है, 1 वर्षीय बालक 3 दिनों से बुखार, घरघराती खांसी और नासास्राव से पीड़ित है, या स्थिति मतलब 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज सिक फॉर 3 days विद फीवर, वीजिंग, कफ, सरसराहट जिसको बोलते हैं, और राइनोरिया। ठीक है, तो इस स्थिति में उसको क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा, पेट्रोसिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा। तो 66 की तरफ हम देखेंगे, इसको हम ब्रोंकाइटिस का तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब 66 का सी ऑप्शन होगा, ब्रोंकाइटिस में वीजिंग जैसा, फीवर और राइनाइटिस, जिसको राइनाइटिस मतलब नाक के पास में दिक्कत रहती है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसको ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो सकती है। ठीक है, लंग्स में गड़बड़ी होती है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस। नाउ
67 की तरफ से हम मूव करेंगे। मिर्गी है, मिर्गी, ठीक है। मिर्गी में आप लोग जानते होंगे कि जो पेशेंट होता है वो ऐसे ऐसे तेज़ी से हिलाने लगता है, जिसको मिर्गी बोलते हैं या इपिलेप्सी बोलते हैं, ठीक है। तो संक्रामक रोग है, गैर संक्रामक रोग है, बिना जोखिम का रोग है, इनमें से कोई नहीं। तो गैर संक्रामक रोग है, ठीक है। कैसा है? गैर संक्रामक रोग है, ठीक है। बी मतलब ये फैलता नहीं है लेकिन है तो खतरनाक, ठीक है। तो ए ऑप्शन गलत भी है, ये भी गलत है। और संक्रामक नॉन कैटेजिनियस है, फैलता नहीं है % टू % बट खतरनाक है, ठीक है। तो देखेंगे 67 का बी ऑप्शन। नाउ 68 अस्थमा, अधिकतर इसको अस्थायी हानि पहुंचा सकता है। अस्थमा देखो ये लंग्स का प्रॉब्लम है, तो ये फेफड़े को या लंग्स को प्रॉब्लम कर सकता है। हालांकि नाक से पानी आना, गले में भी दिक्कत आना, ये सब चीज़ें भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता है वो फेफड़े को, लंग्स को होगा, ठीक है। क्योंकि नेज़ल भी कहीं कहीं नाक से होते हुए फेफड़े तक हवा जाती है, तो गले में भी दिक्कत आ जाती है। तो अब देखो लंग्स अस्थमा होना ये आजकल कॉमन हो गया है, इसलिए कॉमन क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से। तो अस्थमा के लिए ये ज़रूरी नहीं, मोस्टली अस्थमा तो सपोज करो सिगरेट स्मोकिंग ये सब की वजह से होता है, लेकिन इस टाइम जो है पॉल्यूशन होने की वजह से अस्थमा जो है वो किसी को भी हो जाता है। अगर एयर पॉल्यूशन या धूल धक्कड़ ये सारी चीज़ें हैं तो अस्थमा की शिकायत हो सकती है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्मोकिंग की वजह से अस्थमा होगा। आजकल व्हीकल्स धुआं है गाड़ियों का, उसकी वजह से तो अस्थमा में सांसें फूलना, वीजिंग जैसा साउंड आना, खांसी आना, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है। सांस की दिक्कत लंग्स में, इसमें लंग्स पर दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 68 का सी। नाउ 69 पाचन ग्रंथियाँ हैं, पाचन ग्रंथियाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर सलाइवरी ग्लैंड्स, ये भी सही है। यकृत, लीवर, ये भी सही है। पैनक्रियाज, तो डी हो जाएगा। 69 का क्या हो जाएगा? डी। उपयुक्त सभी सलाइवरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स है, लीवर भी ग्लैंड्स है, पैनक्रियाज भी, तो 69 का डी हो जाएगा। पाचन ग्रंथियाँ इनको बोलेंगे। 70 का देखेंगे, यदि आँख में कोई बाहरी कण है तो आप आँख को बर्फ के पानी से धोएंगे, आँख को साधारण पानी से धोएंगे, आँख को अधिक गर्म पानी से, दोनों आँखों को ठंडे पानी से धोएंगे। तो आँख को साधारण पानी से धोएंगे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर कोई कण या किसी भी चीज़ चली जाए आँख में तो आँख को साधारण पानी से धोएंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 70 का सही है, ठीक है। 71 CPR प्रक्रिया में समाहित है। नाउ व्हाट इज़ इन CPR प्रोसीजर, तो इसमें क्या होता है? 71 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसको बोलेंगे रेस्क्यू ब्रीथिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन, मतलब बचाव की सांस एवं छाती संपीड़न, मतलब थोड़ा प्रेस करना। क्या करना? चेस्ट पे प्रेस करना ताकि वो सांस ले सके, जिसको हम बोलेंगे CPR, सी रेस्क्यू ब्रीथिंग एंड चेस्ट कंप्रेशन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी इमरजेंसी में ऐसा किया जाता है ताकि आदमी की सांस रुके ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, आँख में चोट की स्थिति में आपको नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पर ये बात ध्यान रखोगे, नहीं करना है। आँख धोने के लिए साबुन और पानी का प्रयोग, आँख में दवाई डालना, स्वयं उपचार की कोशिश, उपयुक्त सभी। नाउ 72 की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो आँख को साबुन और पानी से धोने का प्रयोग, ये गलत है। आँख में दवाई डालना, बिना समझे कैसे दवाई डालेंगे? स्वयं उपचार की कोशिश करना, तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आँख में चोट लग जाए तो ये तीनों बातें गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए, तो डी हो जाएगा। कंपाउंड फ्रैक्चर होते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर्स आर, कंपाउंड फ्रैक्चर्स आर 73 की तरफ मूव करेंगे और 73 की तरफ मूव करेंगे। कंपाउंड फ्रैक्चर्स आर ओपन फ्रैक्चर्स, कंपाउंड फ्रैक्चर को हम बोलेंगे ओपन फ्रैक्चर, ठीक है। फ्रैक्चर कंपाउंड का मतलब थोड़ा हड्डियों का टूट जाना, 2-3 हड्डियों को टूट जाना कह सकते हो एक साथ, तो उसको हम बोलेंगे ओपन फ्रैक्चर्स, ठीक है। 73 का हो जाएगा ए। नाउ 74 की तरफ मूव करेंगे। फ्रैक्चर को आप कैसे पहचानेंगे? टूटा हुआ अगर दिक्कत है तो कैसे पहचानेंगे? अत्यधिक दर्द हो, नाक, ये भी बातें सही है, ठीक है। इसके बाद सूजन होगी, ये भी है। डिफॉर्मेलिटी का मतलब विकृति, वहाँ का लगेगा ऐसे बेढंग का हो गया, उंगली टूट गई तो ऐसे उंगली पड़ी हुई है, सूजन आ जाएगी, तो ये विकृति इसको बोलेंगे, सीधी नहीं होगी। तो उपयुक्त सभी 74 का डी होगा। अगर किसी को फ्रैक्चर हो जा रहा है तो दर्द होगा, स्वेलिंग आ जाएगी, और सीधा करना चाहेंगे तो सीधा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी।
ड्रेसिंग का लाभ है, ड्रेसिंग में एडवांटेज ऑफ ड्रेसिंग, संक्रमण को रोकता है, ये बात सही है, रक्तस्राव को रोकता है, ये भी बात सही है, घाव को ठीक करना, ये भी उपयुक्त तो सभी 75 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो बैंडेज लगाएंगे या ड्रेसिंग करेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा, इसलिए घाव को ढक करके रखते हैं और खून भी बहना रोकेगा और जल्दी घाव को ठीक करेगा। ठीक है, दवा लगा के बांध देंगे तो। द एज ऑफ मेनोपाउस, देखो ज़रा, एक तो मेनोपाउस और दूसरा ये देखो, मेनोपाउस का मतलब स्टॉपेज, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है 11 ईयर्स पर और ये जा कर के 45 से 50, हालांकि यहाँ पर 45 से 50 लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए एनसीईआरटी के हिसाब से तो 52 ईयर्स होता है। 52 ईयर्स में मेनोपाउस, पाउस का मतलब हो जाता है स्टॉप हो जाना, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना रुक जाना कहलाता है मेनोपाउस। ठीक है, पाउस का मतलब नहीं बोलते हैं, मोबाइल में भी लिखता है पाउस कर दीजिए, रोक दीजिए। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल्स में 11 ईयर से शुरू होकर के 52 ईयर्स तक चलती है। जब मेनोपाउस हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है तो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, मतलब फिर कोई भी फीमेल बच्चे पैदा करना चाहे तो वो नहीं कर सकती है। ठीक है, तो जिसको हम बोलेंगे मेनोपाउस। ठीक है, तो ये मेनोपाउस जो होगा वो 52 ईयर्स में, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो 45 to 50 लिखा हुआ है। अब ये भी डिपेंड करता है, जैसे 52 कोई ज़रूरी नहीं, किसी का 50 ईयर्स में भी हो सकता है, किसी का 48 ईयर्स में भी हो सकता है, मतलब लेकिन मैक्सिमम जो है वो 50 तक लोगों में चलता है फीमेल्स में मेनोपाउस। अब ज़रा देखो एक बात और यहीं समझ लो, एक बात होती है ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। अब फीमेल्स में बोन का कमज़ोर हो जाना क्या कहलाता है, ओस्टियो का मतलब बोन, ओस्टियोपोरोसिस। ये ओस्टियोपोरोसिस क्या है भाई, मेल की तुलना में फीमेल में ये ओस्टियोपोरोसिस की शिकायत आ जाती है जब मेनोपाउस हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है, तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है सही तरीके से फीमेल में। इसलिए अगर 50 साल 52 साल किसी की उम्र हो गई है तो उसे कैल्शियम का टैबलेट डॉक्टर 6 महीने में, साल भर में 1-2 पत्ता जो फीमेल होंगी उनको चला देता है। ठीक है, तो ये बोन में खोखला हो जाना, बोन का कमज़ोर होना कहलाता है ओस्टियोपोरोसिस। ये ज़्यादातर फीमेल में देखने को मिलता है, कब, जब उनका एज 50 के पार हो गया। हालांकि वो दवा और सारी चीज़ें न्यूट्रिशन ठीक ठाक लिख रही हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो, बट इन कंपेरिजन टू मेल, फीमेल में ओस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब बोन का कमज़ोर होना, हड्डियों का कमज़ोर होना। ठीक है, क्योंकि मेनोपाउस के बाद कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है उन लोगों में। ठीक है, तो मेनोपाउस की एज जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 45 to 50, बट एक्चुअली 50 to 52 ईयर्स होती है। ठीक है, स्टॉपेज ऑफ, तो इसको फर्टिलिटी का स्टॉप हो जाना, मतलब फिर प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। नाउ 77 क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र आपको पता है, XX जो होता है वो फीमेल के लिए होता है, और जो मेल के लिए होता है वो XY होता है, किसके लिए, मेल के लिए। तो इतना तो आप जान ही रहे हैं कि सेक्स क्रोमोसोम इन मेल क्या हो जाएगा, 1X and 1Y, 77 का C। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 78, महिलाओं में प्रजनन आयु इससे प्रारंभ होती है। हाँ देखो, कब से होते, शरीर का भार बढ़ना, शरीर की लंबाई बढ़ना, मानसिक धर्म, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये स्टार्ट कब होता है, 11 ईयर्स के आसपास। ठीक है, तो 11 ईयर्स के आसपास, तो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको MC, तो इसकी स्टार्टिंग पर ही से रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होने की एज हो जाती है, रिप्रोडक्शन एज स्टार्ट्स विद फीमेल। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि 11 साल में ही कोई रिप्रोडक्शन कर सके, तो खतरा रहता है। एक्चुअल एज जो होगी वो 18 साल से ऊपर होना चाहिए कम से कम। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वो 11 ईयर से हो जाती है, तो ये जिसको हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन एज ऑफ वोमेन स्टार्टिंग्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन। बट वो तो 11 ईयर से शुरू हो जाता है, बट एक्चुअल कम से कम 18 या 18 से ऊपर एज होनी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। नाउ हार्मोन सिक्रेटेड बाय एडर्नल ग्लैंड इज, एडर्नल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा, तो एडर्नलिन। फ्लाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। कभी कभी अचानक से जब सांप वगैरह आ गया तो एकदम चेहरा लाल पड़ जाना और उत्तेजना टाइप का, तो वो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से ही होता है। पहले आप सोचेंगे भागने के लिए, लेकिन जब लगता है कि अब नहीं भाग पाएंगे तो लड़ना या किसी से बचने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें, चेहरे लाल पड़ जाना और एग्रेसिवनेस, ये सब चीज़ें एड्रेनलिन ग्लैंड्स है जो कि एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करती है। तो 79 का B ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
80 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इन केस ऑफ स्नेक बाइट इन लेग, अगर टांग में सांप काट लेता है तो, ठीक है, तो हम क्या करें, टांग को स्थिर रखेंगे। कहीं भी काट ले किसी भी पार्ट्स में तो उसको स्थिर रखेंगे, हिलाएंगे नहीं, ताकि ब्लड कम मूव करे। ब्लड मूव करेगा तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, इसलिए उससे बचने के लिए इमोबिलाइज द लेग लिखा हुआ है। तो हम टांगों को स्थिर रखेंगे, ये नहीं कि इधर उधर नचाएंगे दबाएंगे, ठीक है। तो ये गलत है, पैदल चले ये भी गलत है, जड़ी बूटी ये भी गलत है। तो क्या करें, इमोबिलाइज द लेग। सांप काट लिया है तो जो जैसा है पैर उसको स्थिर रखें। सांप काट लिया है तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके डॉक्टर के पास पहुँचें, एंटीवेनम दिया जाएगा। सांप अगर काट लिया है तो दो चीज़ें, घबराए नहीं, ये भी चीज़ें एक ध्यान रखें। और सांप अगर जो काटा है उसको पहचान लीजिए, या अगर सांप मार पाएँ तो उसको मार के साथ में डॉक्टर के यहाँ लेकर जाएं, या फ़ोटो खींच लें तो इलाज करने में आसानी होती है, डॉक्टर समझ पाता है। दो तरह का पॉइजन होता है, एक हेमोटॉक्सिक होता है। हेमोटॉक्सिक जो होगा, HEMO, हेमोटॉक्सिक, हेमो का मतलब होता है ब्लड। एक तो ब्लड जमा देता है जिसको बोलते हैं हेमोटॉक्सिक। जो हेमोटॉक्सिक जहरीले वाले सांप होते हैं वो ब्लड को जमा देता है। और एक होता है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक लकवा मार जाता है, न्यूरोटॉक्सिक। जो न्यूरोटॉक्सिक होगा वो नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। न्यूरो मतलब नर्वस, ठीक है, NEURO, न्यूरोटॉक्सिक। हेमोटॉक्सिक में ब्लड क्लॉटिंग कर जाता है जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, और न्यूरोटॉक्सिक में लकवा मार जाता है, जिसमें झाग को मुंह से आए वो न्यूरोटॉक्सिक वाला जहरीला होगा। तो दो तरह के सांप होते हैं, एक हेमोटॉक्सिक जो ब्लड क्लॉटिंग करा देते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिक जो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, जिसको झाको का आता है। तो ज़्यादातर आधे घंटे के अंदर 30 मिनट्स के अंदर डॉक्टर के पास अगर पहुंच जाए तो ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं होता, नहीं तो फिर डेथ हो सकती है। पेशेंट सोए ना, ध्यान रहे, उसको जगा करके रखना है, ठीक है, सांप काट ले। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, सांप काटने के केसेस में जो सांप काटने पर ऐसे भी जैसा दांत आए, भी जैसा आए तो जहरीला है। आपको ऐसे काटा और काटने के बाद यहाँ पर ऐसे दांत चुभ गया, फिर ऐसे आकर के फिर यहाँ पर चुभ गया, अगर भी टाइप का चुभा तो वो जहरीला सांप है, ठीक है। ज़्यादातर लोग घबरा करके मर जाते हैं, लेकिन सांप काटने पर घबराना नहीं चाहिए। भी टाइप का अगर दांत चुभ रहा है ऐसे ऐसे यहाँ तो वो जहरीला है, ठीक है, वहाँ पे रेड हो जाएगा, सूजन आना शुरू कर जाएगा। और उस तरह से अगर नॉर्मल तरीके से दांत चुभ रहा है तो वो जहरीला सांप नहीं होता। तो जहरीले सांप होंगे तो उनका जो आपको काटेगा तो दो तरह, यहाँ धंसेगा, यहाँ लगेगा भी बना हुआ, भी जैसा, ठीक है। तो 80 का ए हो जाएगा। नाउ 81 की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बच्चे 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब बी ऑप्शन। सामान्य जो ताप होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम बोलते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में पूछ देगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल हमारे बॉडी का टेम्परेचर देखो 37 डिग्री सेल्सियस है, इसी को बोलते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट। अब ये चाहे गर्मी रहे, चाहे ठंडी रहे, चाहे बरसात रहे, ये बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, जिसको होमोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। और कुछ जानवर हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, उसको हम पोकिलोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। तो हम इंसान में, मैमल्स में, बर्ड्स में, मतलब जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एप्स या बर्ड्स, इन लोगों का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, गर्मी ठंडी बरसात रहे 37 डिग्री सेल्सियस, जिसको वार्म ब्लडेड बोलते हैं या होमोथर्मिक। ऐसे जीव होते हैं जिनके बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह हुए हैं, तो इनको हम पोकिलोथर्मिक बोलेंगे। फिशेस वगैरह हैं, इनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जैसा मौसम जितना डिग्री उतना डिग्री, तो पोकिलोथर्मिक बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का वार्म ब्लडेड है, ये फिक्स रहता है 98.6 है, उसी को सेल्सियस में बोलेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। नाउ पुरुष हार्मोन कहलाता है, द मेल हार्मोन इज, मेल हार्मोन टेस्टेरॉन। टेस्टेरॉन सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टेरॉन, जो कि टेस्टिस से बनता है और एंड्रोजन रिलीज करता है, या मेल सेक्स हार्मोन इसको बोलते हैं टेस्टेरॉन को, ठीक है। कौन सिक्रीट करता है, टेस्टिस। कौन सिक्रीट करता है, टेस्टिस, ठीक है। तो मेल हार्मोन या पुरुष हार्मोन जिसको हम टेस्टेरॉन बोलेंगे, तो आप लोग पता है ये टेस्टिस कैसे रहता है, पाउच में। कहाँ पर रहेगा, पाउच में। और इसका जो डिग्री सेल्सियस है वो डिग्री सेल्सियस बॉडी के डिग्री सेल्सियस से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए ये बाहर पाउच में होता है टेस्टेरॉन, ठीक है। जो टेस्टिस है वो बाहर, क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से
इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, टेस्टिस का, ठीक है। तो इसलिए पाउच में रहता है, ना कि कोई शो या खुशी या ऐसा कुछ, ऐसा है नहीं। कोई भी चीज़ है उसके पीछे रीज़न है। तो 2 से 2.5 तक, 2 से 2.5 तक डिग्री सेल्सियस तक जो बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस जो पाउच में है उसका टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कम टेम्परेचर चाहता है, ठीक है। बॉडी का 37 है तो उसका 35 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। इसलिए वो पाउच में है और टेस्टिस है। तो मेल हार्मोन क्या बोलेंगे, टेस्टेरोन, ठीक है। ये स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो 82 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ जाएंगे। द इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट सब्सटेंसेस कॉल्ड, इंडोक्राइन जो ग्लैंड सिक्रीट सब्सटेंसेस करेगी उसको हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोन। इंडोक्राइन ग्लैंड जो होगी वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। कैसी ग्लैंड्स होगी, डक्टलेस ग्लैंड्स होगी, और किसका सिक्रीट करेगी, हार्मोन। आप कहेंगे सर डक्टलेस ग्लैंड्स क्या होती है, जैसे सपोज करो कि ब्लड में 2 बूंद हम इंजेक्शन से कोई दवा सिक्रीट कर दिए, उसी तरह से हार्मोन के लिए कोई अलग से, जैसे ब्लड वेसल्स है, ब्लड खून को ले जाने के लिए पाइप जैसा ब्लड है वेसल्स है, वैसा कुछ हार्मोन को ले जाने के लिए अलग से रास्ता नहीं है। जैसे सपोज करो कि एड्रेनलिन हार्मोन है तो वो 2 बूंद किस में गिर जाएगी, ब्लड में। अब वो जा कर के अपना काम करेगी, अगर काम नहीं करेगी तो काम, अगर नहीं उसका ज़रूरत है तो बाहर चला जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स, मतलब ऐसी ग्लैंड्स जिसके लिए कोई अलग से हार्मोन ले जाने के लिए कोई ग्लैंड्स नहीं है, उसको बोलेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स को ले जाएगी, हार्मोन ले जाएगी। किसको ले जाएगी, हार्मोन, ठीक है। तो ये ए हो नहीं सकता, बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, ठीक है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट सब्सटेंसेस हार्मोन, हार्मोन कई तरह के हैं। जैसे हम कह रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन, इसके साथ साथ में जो है एड्रेनलिन हार्मोन और थाइमस के थ्रू सिक्रीट होगा। तो ये सारे जितने भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनको ले जाएगा, वो डक्टलेस ग्लैंड के थ्रू जाएंगे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या सिक्रीट करती है, हार्मोन सिक्रीट करती है, ठीक है। इसेंशियल्स आइटम इन फर्स्ट एड किट, प्राथमिक चिकित्सा में क्या क्या आवश्यक सामान होना चाहिए, सामान। इसीलिए हमने डिब्बा बॉक्स बनवाया हुआ था, फर्स्ट एड बॉक्स, और उसमें कुछ बच्चे ठीक ठाक चीज़ें लेकर आए थे, कुछ बच्चे तो एकदम बेकार चीज़ें भर लाए थे, उनको समझ ही नहीं है। समझ खूब है, जानबूझ करके खाली कहानी बनाते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, विभिन्न तरह की पट्टियाँ होनी चाहिए, अलग अलग तरीके के एंटीसेप्टिक क्रीम होनी चाहिए, सही बात है। फर्स्ट एड इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, ऑल ऑफ द एबव। तो 84 का डी हो जाएगा। फर्स्ट एड बॉक्स बनवाए थे और उसमें इसीलिए बनवाए थे कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें उसमें रखी जानी चाहिए ये आपको समझ में आ जाए। तो डिफरेंट टाइप्स के बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक क्रीम, डिटॉल वगैरह बच्चे बहुत सारे रख के लाए थे। फर्स्ट एड इंस्ट्रूमेंट, कैंची वगैरह और सारी चीज़ें रखे थे। तो डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, 84 का। फर्स्ट एड किट वही जो हमने बॉक्स बनवाया था उसी को बोलेंगे, ठीक है। अब जरा देखोगे नेक्स्ट 85 पे पहुंचेंगे। मानसिक रोग स्वास्थ्य चिकित्सा के बिंदु हैं। अब जरा देखोगे पॉइंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड्स आर, मानसिक रोग स्वास्थ्य चिकित्सा के बिंदु हैं। बिहेव कॉम, लिसन टू पेशेंट, रोगी को सुने, रोगी को अकेला ना छोड़ें, ठीक है। तो 85 की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि 85 का क्या है, शांति से व्यवहार करें। मानसिक रोग स्वस्थ चिकित्सा के बिंदु, पॉइंट्स फॉर मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड्स आर, शांति से व्यवहार करें, रोगी को सुने, रोगी को अकेला ना छोड़े। मेंटली अगर प्रॉब्लम किसी को है तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करें, मानसिक रोगी अगर कोई है तो शांति से व्यवहार करें, रोगी को सुने, अगर कुछ कह रहा है तो सुनो, रोगी को अकेला ना छोड़ो। तो डी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो 85 का क्या हो जाएगा, डी। पॉइंट्स फॉर मेंटल फॉर फर्स्ट एड्स आर, तो ये डी हो जाएगा 85 का। नाउ 86 की तरफ मूव करते हैं। अ मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन इज, एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति है, कैसा होगा वो। 86 की तरफ देखेंगे तो एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति है कुसमयोजित, हैप्पी, ट्रेडिशनल, सोशल। अ मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन, हैप्पी तो होगा ही नहीं, परंपरागत भी नहीं होगा, सोशल भी नहीं होगा। तो इसका 86 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 86 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति जो होगा वो मैल एडजस्टेड, मतलब वो सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाएगा किसी भी जगह पर, ठीक है। तो ये 86 का ए। 87 गर्भपात के प्रकार हैं। गर्भपात,
अबॉर्शन देखो, अबॉर्शन कई तरीके का होता है, 3 महीने में होता है, 6 महीने में। जितना लेट अबॉर्शन होगा उतना ज़्यादा रिक्सी होता है, ठीक है। तो 3 महीने का जो अबॉर्शन होगा, अबॉर्शन का मतलब बच्चे को गिरा देना डेवलप होने से पहले ही, जिसको गर्भपात कहते हैं। 3 महीने पर अबॉर्शन कोई करा रहा है तो वो थोड़ा सेफ होता है, 6 महीने का और रिक्सी। आप ज़रा देखो, अबॉर्शन तो रिक्सी होता ही है। अब कभी कभी देखो इसमें क्या है कि इनकम्प्लीट, अधूरा अबॉर्शन, कभी कभी लोग ऐसे मेडिकली दवा ववा खा लेते हैं और सही तरीके से अबॉर्शन नहीं हो पाता है। मान लो कि 1 महीने 2 महीने खा लिया तो इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसलिए अगर कोई अबॉर्शन कर रहा है तो वो मेडिकली वो सोनोग्राफी वगैरह भी करके डॉक्टर चेक करता है कि उसके अंदर कुछ बचा तो नहीं रह गया है। तो इसलिए मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल करें तो ध्यान से करना चाहिए। तो इनकम्प्लीट अगर अबॉर्शन है तो कैंसर या खतरनाक हो सकता है उसमें, ठीक है। कंप्लीट अबॉर्शन भी, तो कंप्लीट वाला तो सही है, इसको चेक करता है डॉक्टर, सही तरीके से अबॉर्शन हो गया तो। सेप्टिक अबॉर्शन, ये सब अबॉर्शन के ही प्रकार हैं, तो इसका डी हो जाएगा। टाइप्स ऑफ अबॉर्शन उपयुक्त सभी हैं, लेकिन पूर्ण वाला सही है। अगर कोई, आप जरा देखो, जैसे प्रेगनेंसी हो गई तो 3 महीने का सेफ़ है, 6 महीने का उससे खतरनाक है, और 1 महीने का है तो वो तो ज़्यादा सेफ होगा। लेकिन यही है कि अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ तो खतरनाक हो सकता है, ये बात ध्यान रहे। इसलिए डॉक्टर चेक करता है सोनोग्राफी करके कि कुछ शेष बचा तो नहीं रह गया है। तो ये गर्भपात या अबॉर्शन के टाइप्स हैं, ठीक है। तो अबॉर्शन जब भी हो तो कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर रह जाता है जो है तो वो दिक्कत करता है, ठीक है, खतरनाक हो सकता है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ, तो ये चीज़ें ध्यान रहे, इसलिए बहुत जल्दी बहुत लोग अबॉर्शन में दवाएं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ऐसी दवाएं, अगर कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकती है, ये बात ध्यान रहे। नाउ 88 क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लैंगिक लक्षणों का विकास निर्भर करता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड्स न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, एजुकेशन। तो आप जरा एक चीज़ ध्यान रखोगे, 88 का देखो पोषण पर ही डेवलप करता है कि निर्भर करता है लैंगिक लक्षणों का, मतलब अच्छा से न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो जल्दी डेवलपमेंट करेंगे बच्चा, कोई भी है। पर ये हार्मोन का भी रोल होता है, सही से हार्मोन, सेकेंडरी हार्मोन का रिलीज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर देखो तो ए और बी दोनों, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए होगा। पर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिशन, और ये हार्मोन भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि सही तरीके से न्यूट्रिशन मिलेगा तभी बॉडी का डेवलपमेंट होगा। और सेक्स के लिए जो होगा वो हार्मोन सिक्रीट होगा, सेक्सुअल हार्मोन, तो सेक्स ऑर्गेनिज्म का भी डेवलप, ऑर्गन का भी डेवलप होगा। तो हम कह सकते हैं पोषण 88 का ए होगा, लेकिन उसके लिए हार्मोन भी रिस्पॉन्स होता है। बहुत सूटेबल क्वेश्चन ये नहीं है, तो ऑप्शन ए 88 का, बट बी भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। 89 का देखेंगे, महिलाओं में प्रजनन क्षमता से संबंधित विटामिन है। तो 89 की तरफ मूव करेंगे। विटामिन डी, विटामिन डी जो है वो हेल्प करती है किसमें, फर्टिलिटी में या रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो यही विटामिन डी बोन्स में भी, सन से हमें विटामिन डी फ्री में मिल जाती है। आपको पता होगा कि सनलाइट से विटामिन हमें क्या मिलती है, मिल जाती है, ठीक है। तो विटामिन डी जो है वो हेल्प करती है रिप्रोडक्शन में, जो कि फ्री सूरज की रोशनी से हम प्राप्त कर सकते हैं विटामिन डी, जो कि किस में हेल्प करती है, फर्टिलिटी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचेंगे। नेचुरल कंट्रासेप्टिव्स आर, नेचुरल कंट्रासेप्टिव्स आर परमानेंट टेम्पोररी मेथड्स। कंट्रासेप्टिव्स क्या है भैया, कंट्रासेप्टिव उसको बोलेंगे जो दवा वगैरह या जैसे लिया जाता है, या फिर कंडोम वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है, या पिल्स जो दवा खाते हैं जिससे रिप्रोडक्शन या फर्टिलिटी रोकी जा सके, मतलब बच्चे पैदा होना रुक सके, ठीक है। तो इसको, जिसको हम बोलेंगे अब नेचुरल कंट्रासेप्टिव, प्राकृतिक गर्भ निरोधन अस्थायी होता है। अस्थायी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मान लो ऐसा है कि लग रहा, जब बच्चे के नवजात जन्म होता है, जैसे 1 से लेकर 6 महीने जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक रिप्रोडक्शन नहीं होता, मतलब तब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुकी रहती है, तो उस टाइम रिप्रोडक्शन रुका रहता है, तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल कंट्रासेप्टिव। लेकिन ये टेम्प्रोरी है, मे बी पॉसिबल कि उस टाइम फर्टिलिटी हो सकती है, प्रेगनेंसी रुक सकती है, तो इसलिए ये अस्थायी है, ठीक है। परमानेंट मेथड में बहुत सारे आते हैं, कॉपर टी है, या फिर और उसको वॉस्कोटॉमी या ट्यूबेक्टॉमी कहेंगे, जिसमें वास डिफरेंशिया को कट कर दिया जाता है ना, जिसको नसबंदी बोलते हैं, वो परमानेंट इलाज है। कैसा है, परमानेंट मेथड है। कंट्रासेप्टिव का मतलब गर्भ निरोधन का परमानेंट इलाज क्या है, नसबंदी जिसको बोलते हैं, या वॉस्कोटॉमी या ट्यूबेक्टॉमी। बाकी ये टेम्प्रोरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में भी पॉसिबल
कि रुक सके, ठीक है। तो ये अस्थाई साधन है। प्राकृतिक गर्भ निरोधन क्या है? अस्थाई साधन है, 90 का बी। सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, कभी कभी खाना लोग फ्रिज में भर भर के रख देते हैं ना, 1 महीना रख देंगे, 1 महीना करे 1 दिन 2 दिन 3 दिन रख देंगे। मीट उट भर के रखने से ज़्यादा फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस रहता है। तो फूड पॉइजनिंग काफ़ी खतरनाक साबित होती है। तो इसलिए खाना बनाओ, खाओ, रखो नहीं। तो उसमें क्या हो सकता है, फूड पॉइजनिंग अगर किसी का मीट लोग रखते हैं ना तो सबसे ज़्यादा। और सच पूछो तो फ्रिज में खाना रखने के लिए फ्रिज नहीं बनी है। फ्रिज बनी है फल रखने के लिए, फ्रिज बनी है सब्जी रखने के लिए, फ्रिज बनी है पानी रखने के लिए और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो रखा जा सकता है। फ्रिज दाल चावल सब्जी रोटी आटा भरने के लिए नहीं बनी हुई है, लेकिन मीट बना करके उसी में भर देंगे, बोलेंगे रहेगा। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ हैं जो दाल चावल सब्जी रोटी सब फ्रिज में भरते हैं, 1 दिन 2 दिन रख देंगे, खाएंगे और इसमें फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहता है, जानलेवा भी साबित। फूड पॉइजनिंग के इसमें वॉमिटिंग होगी, यस होगी, स्टमक के पेट में दर्द होगा, यस, डायरिया होगी, बार बार जाओगे डिब्बा ले करके, ये सब चीज़ें होंगी। तो ऑल ऑफ द अबव डी होगा। ध्यान रहे, फूड पॉइजनिंग जानलेवा भी साबित हो सकता है, इसलिए खाना को इस तरह से 1 दिन 2 दिन रख करके खाना खाने से बचें। नाउ इन केस ऑफ क्रश इंजरी, क्रश इंजरी का मतलब होता है कि दब जाना, क्रश हो जाना, हड्डियों के जैसे चक्के के नीचे आ जाना, ठीक है, चक्के के नीचे आ जाना। तो रोगी के सिर को ऊंचा रखें। आप सपोज करो क्रश इंजरी हो गई है तो ऐसे ऊपर रहें ताकि हार्ट बीट वगैरह, हार्ट वगैरह पंप करता रहे। तो 92 का बी ऑप्शन हो जाएगा। तो कीप द पेशेंट हेड हायर, ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्रश इंजरी अगर हुई है तो, ठीक है। तो मेडिसिन वगैरह तो डॉक्टर देगा, हमारा फर्स्ट एड है तो हम जो कर सकते हैं उस टाइम वही कर सकते हैं। तो 92 का हम बी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ 93 टाइप्स ऑफ शॉक्स आर, शॉक का मतलब झटका, आघात जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये कितने टाइप के हो सकते हैं? न्यूरोलॉजिकल आघात, नर्वस सिस्टम, दिमाग को लग सकता है, हेमोजेनिक हो सकता है, मेटाबॉलिक हो सकता है, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन। 93 का क्या होगा? डी। शॉक्स कहीं भी लग सकता है, झटका आघात कहीं पर आ सकता है, दिमाग पे आ सकता है, ब्लड पे, मेटाबॉलिज्म पे डिस्टर्ब कर सकता है, तो उपयुक्त सभी, डी। 94 की तरफ पहुंचेंगे और देखेंगे इन केस ऑफ सफोकेशन बाय स्मोक, धुआं के कारण अगर हमारा दम घुट रहा है, सफोकेशन हो रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए? रोगी को हिलाएं, खिड़कियां बंद कर दें, स्वच्छ हवा आने दें, रोगी के पास खड़े रहें, तो स्वच्छ हवा आने दें, ठीक है। 94 का सी हो जाएगा। आप देखिए बहुत से लोग ऐसे होंगे, गए किसी मरीज को देखने, उसको छाप लेंगे, बेड पे सोया है, 10 लोग खड़े हो गए, ऐसा ज़्यादातर होता है। मरीज भी परेशान हो जाता है, एक ही रूम है, उसी रूम में 10 लोग पहुँच गए और पता चला जितना उसको आराम नहीं मिल रहा उससे ज़्यादा वो तकलीफ़ में आ गया। तो कृपया इससे बचें। पेशेंट को डू नॉट, रोगी को हिलाए नहीं। अब सफोकेशन हो रहा है तो उसको बार बार हिलाइए मत, तो ये पहला नहीं करना है। क्लोज द विंडो, ये भी नहीं करना है। तो क्या करना है? फ्रेश हवा आने देना है, उसको छोड़िए जगह, खिड़की उड़की खोल के रखिए, रोगी को घेरिए नहीं। तो 94 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा लोग एक साथ पहुंच गए सर के पास, उसको उलझन होने लगेगी, जबकि नॉर्मली लोग ऐसे ही करते हैं, घेर लेंगे इधर उधर से। तो 94 का सी होगा, उसको छोड़ दीजिए, स्वच्छ हवा आने दीजिए उसके पास, ठीक है। अगला 95 फर्स्ट डिग्री बर्न्स अफेक्ट। फर्स्ट डिग्री का मतलब अगर नॉर्मल जलन हुई है, नॉर्मल जलने पर एपिडर्मिस मतलब ऊपरी स्किन, जैसे तेल उल का भी, तेल अगर हल्का छींटा चला गया है तब, हल्का पानी तो ऊपर की जलन, अगर बहुत ज़्यादा जलन हो गई नीचे तो पूरी बहुत खतरनाक होता है जलना। तो ये बातें समझिए। तो 95 का क्या होगा? एपिडर्मिस, ऊपर वाली स्किन, डर्मिस का मतलब स्किन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री बर्न उसको बोलेंगे हल्का, फर्स्ट डिग्री का मतलब हल्का जला हुआ, ऊपर की जो स्किन है वो। और देखो डीप, ये सब अगर बहुत तेज़ी से जल गए हैं तो इसलिए जलने से बचना चाहिए और बहुत खतरनाक साबित होता है। तो ऊपर की जो जलन है, ऊपर में छींटा चला गया तो उसको एपिडर्मिस बोलेंगे, समझ गए। तो फर्स्ट डिग्री का मतलब होता है नॉर्मल, अगर एपिडर्मिस की जला ऊपर स्किन तो वो नॉर्मल, लेकिन अंदर तक चला गया डीप तो वो सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री का केस में आ जाएगा। 96 देखेंगे फर्स्ट एड सकिंग चेस्ट ओंड्स, ओंड्स का मतलब घाव। तो 96 की तरफ मूव करेंगे। 96 का ए होगा कवर ओंड्स विद गॉज पैड, जख्म को गॉज पैड से ढकें।
फर्स्ट एड फॉर सकिंग चेस्ट में अगर लग गया है, चेस्ट में अगर लग गया है तो इसको हमको क्या करना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। तो 96 का ए हो जाएगा, ठीक है। 97 इफ़ बर्न्ड बाय स्प्लैशिंग ऑफ केमिकल्स, अगर केमिस्ट्री लैब वगैरह है, बॉटनी लैब वगैरह, अगर हम केमिकल से जल गए तो हमको क्या करना चाहिए भाई। अगर कोई भी केमिकल से जल गया तो उसको क्या करना, पीड़ित को अस्पताल ले जाने से पहले जले को ढेर सारे पानी से फ्लैश करें, मतलब धोएं। ये देखो किसी भी कोई भी केमिकल से अगर कोई जल गया है तो उसको धोए ताकि केमिकल का जो जहरीला सब्सटेंस है, पदार्थ, वो बाहर निकल जाए, ठीक है। तो डॉक्टर को ले जाने से पहले अगर जिस भी केमिकल से अगर केमिस्ट्री लैब में कोई जल जाए केमिकल या किसी भी केमिकल से जल गया तो उसको पानी से धोए, ढेर सारा पानी उस पर गिराए ताकि वो जो जहरीला सब्सटेंस है वो धुला जाए, जो जहरीली चीज़ है। तो 97 का ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी बातें सही है कि तुरंत अस्पताल ले जाएं, एम्बुलेंस आने तक पीड़ित को शांत रखें, जले स्थान को ढकें, ये सब चीज़ें भी ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ए ऑप्शन ज़रूरी है, ठीक है। उसको धोना चाहिए तुरंत। तो ये प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आ जाएगा ताकि उसके अंदर जो जहरीला तत्व है वो बाहर निकल जाए। तो 97 ए। नाउ 98 की तरफ मूव करेंगे। यह हार्ट अटैक का लक्षण है, हार्ट अटैक का लक्षण है, चेहरे नहीं है, यह हार्ट अटैक का लक्षण, ये देखो ये नहीं ध्यान दोगे ना तो गलत कर जाओगे। दिस इज़ नॉट द सिम्टम ऑफ, तो चेहरे पर पीलापन पड़ना, येलोइस, हल्का येलोइस को पेल कलर फेस बोलेंगे, ठीक है, ये लाइट येलोइस को। तो चेहरे पर पीलापन पीलिया की वजह से होता है, ना कि हार्ट अटैक की। एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, पसीना आएगा हार्ट अटैक के केस में। रेड हॉट और ड्राई स्किन, लाल गर्म, रेड हॉट और ड्राई स्किन, और पेन इन चेस्ट, छाती में दर्द भी होगा। अच्छा ध्यान रखें, ये जो होगा ना, क्या नहीं होगा पूछ रहा है ना, तो इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98 में ये पीलापन हो सकता है, ये ऑप्शन ये हो सकता है, और ऑप्शन भी अत्यधिक पसीना आना, ये भी हो जाएगा। रेड हॉट और ड्राई स्किन, ये वाला चीज़ सी वाला नहीं होगा, तो इसमें क्या नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। और ड्राई स्किन होने का कोई सवाल ही नहीं है, रेड भी नहीं होगा, हॉट भी, गर्म भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और छाती में दर्द, ये भी, तो ये तीनों होगा। और कौन सा नहीं होगा, सी ऑप्शन। तो 98 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, नॉट पूछा है, ठीक है। तो चेहरा मान लीजिए हार्ट अटैक की वजह से थोड़ा पीलापन जैसा हो सकता है, एक्सेसिव स्वीटनिंग होगी, पेन होगा चेस्ट में, लेकिन रेड हॉट और ड्राई स्किन नहीं होगा, तो 98 का सी हो जाएगा, ठीक है। नाउ 99 का देखेंगे। लू लगने से होता है, लू आजकल गर्मी का मौसम भी है, आप भी समझ रहे हैं कि लू लगने से क्या होगा। तो 99 की तरफ मूव करेंगे। लू लगने से क्या होगा, 90 की तरफ मूव करेंगे। 99 देखेंगे। हीट स्ट्रोक, लू लगने से हाई बॉडी टेम्परेचर होगा, हॉट, ड्राई और रेड स्किन, ये भी हो सकती है। सैलो ब्रीथिंग, रैपिड वीकनेस महसूस हो सकता है, तो डी होगा। लू चल रहा है, इसमें सब लोग आम का पानी और इसके साथ साथ में कच्चा आम का पानी और ये कारगर होता है, और इसके साथ साथ में बेल ओल का रस और नींबू पानी, ये सब चीज़ें लेना चाहिए और बच के रहना चाहिए। तो लू लगने से अत्यधिक शरीर का तापमान, गर्म, सूखी अथवा लाल त्वचा हो सकती है, हल्की सांस लेना, तेज़ी से कमजोरी, ये सब चीज़ें, तो 99 का डी हो जाएगा। 100 की तरफ मूव करेंगे बच्चा। पट्टियाँ इसके लिए उपयोगी होती हैं। बैंडेजेस आर यूजफुल फॉर छोटे जख्म, सही है। दर्द कम करना, ड्रेसिंग को अपने स्थान पर पकड़े रखना, रक्त को सोखना, तो 100 का क्या हो जाएगा, ड्रेसिंग को अपने स्थान पर रखे रहना, ठीक है। तो होल्डिंग ड्रेसिंग इन प्लेस, कंट्रोलिंग ब्लीडिंग्स, तो ये बातें सही है कि हम पट्टियाँ लगा करके वो जो जगह जिस पे पट्टी लगाएंगे वहाँ पर खून को रुक जाएगा, खून बहना रुक जाएगा, और जो जख्म है, जो चीज़ें टूटी फूटी, वो अपनी जगह पर स्थिर पड़ी रहेंगी। तो लिखा है होल्डिंग ड्रेसिंग इन प्लेस ऑफ कंट्रोलिंग ब्लीडिंग, तो 100 का सी ऑप्शन होगा। ड्रेसिंग करने से, बैंडेज लगाने से जो जगह पर जख्म है वो जख्म और जो ब्लड बह रहा है वो रुक जाएगा, और जख्म भी अपनी जगह पर सही तरीके से पकड़ बनाएगा, ठीक है। तो ये थे 51 से लेकर के 100 तक। तो हमें उम्मीद है कि हमने अपने हिसाब से पूरी तरह से कोशिश किया समझाने का, एक्सप्लेन करने का। बेकार क्वेश्चन इधर उधर अगर होगा तो आप बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि 99% क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे, एक आध ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं क्योंकि कंप्लीट कोई नहीं होता है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे श्योर होकर के कि जो गलत भी होगा, और बाकी दूसरे बच्चों तक शेयर करिए
अगर वीडियो पसंद आए बार बार, तो हम ऐसा बनाते रहते तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कृपया ध्यान रहे सभी बच्चों को, ये ज़रूरी है एक एक क्वेश्चन दे करके जाएं ताकि बैक ना लगे, नहीं तो बिना वजह का आप दौड़ते हैं फील्ड में, सर बैक लग गया, और पैसा भी आपका लगता है, टाइम भी आपका फिर खर्च होता है, 1 साल बाद फिर फॉर्म अप्लाई करेंगे और भी कई चीज़ें। तो इसलिए अगर आप इतना देखेंगे और थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ये था 51 से लेकर के 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। दूसरे बच्चों तक भी आप इसको पहुंचाएंगे, ठीक है, ताकि सबको ये समझ सके कि पेपर कैसा होता है, पेपर का पैटर्न क्या है, ठीक है। हम समझ रहे हैं कि आप सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं। थैंक फॉर लिसनिंग एज वेल एज वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।